Hello students, Srimati Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar, BSc third year, जिसमें थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस चल रहा है और उसमें आज का हमारा टॉपिक है द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके दो मुख्य अवयव होते हैं। पहला है धातु, जो कि केंद्रीय धातु आयन अथवा परमाणु, तथा दूसरा उसका अवयव है वो है लिगेंड्स। और जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके केंद्र में धातु आयन होते हैं और लिगेंड्स उसको चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। धातु लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं इसमें। तो अगर मेटल कॉम्प्लेक्सेस के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके कॉम्प्लेक्स की धातु या लिगेंड के स्थान पर अन्य धातु या अन्य लिगेंड अपना स्थान बना लेता है, यानी जो केंद्रीय धातु है या जो लिगेंड है उनके स्थान पर किन्हीं अन्य धातु या लिगेंड अपना स्थान बनाए, पहले से उपस्थित धातु या लिगेंड को रिप्लेस करके। तो केंद्रीय परमाणु सामान्यतः धनावेशित होते हैं और लिगेंड में इलेक्ट्रॉन का युग्म पाया जाता है जो ग्रहण करते हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखें तो पहले तो ये देखना ज़रूरी है, पढ़ना आवश्यक है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मुख्यतः या सामान्यतः किन किन धातु ऐसे हैं जिनके अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। तो अधिकांश स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम के बनते हैं, और जिनमें अगर सबसे अधिक संख्या की बात करते हैं तो प्लेटिनम सबसे अधिक संख्या में कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इसके अलावा गोल्ड, रोडियम, इरिडियम के भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जिनका अध्ययन किया जा चुका है। और निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी अभिक्रियाएं लगभग एक जैसी ही होती हैं, लेकिन इनके जो कॉम्प्लेक्स है वो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। यानी अगर काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो है प्लेटिनम के। तो ये जितने भी आयन्स हैं इनमें D8 विन्यास उपस्थित होता है, और संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार आयनों के सभी इलेक्ट्रॉन्स 4D कक्षकों में व्यवस्थित होकर एक रिक्त D कक्षक इनको उपलब्ध करवा देते हैं, जहां पर ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले ये समझना आवश्यक है कि इनको किस प्रकार से इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है, मेटल का और लिगेंड का। तो जब कार्बनिक यौगिकों के प्रतिस्थापन रिएक्शंस के पढ़ते हैं तो उसमें ह्यूजेस और इनगोल्ड नाम के जो दो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इनकी एक नामकरण पद्धति प्रस्तावित की, जिसके आधार पर सेंट्रल मेटल आयन या परमाणु को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है तथा लिगेंड को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से
जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली रिएक्शन मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इन रिएक्शंस को, दोनों प्रकार की जो रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक कॉम्प्लेक्स किसी धातु के लवण या किसी अन्य कॉम्प्लेक्स के साथ क्रिया करता है, जिससे उस कॉम्प्लेक्स की धातु के स्थान पर दूसरी धातु अपना स्थान बना लेती है, और इन्हें SE, कैपिटल S कैपिटल E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका सिंबल है S फॉर सब्स्टिट्यूशन और E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ शीट पर आप रिएक्शन देख रहे हैं, एक जनरल रिएक्शन MXN प्लस M डैश। रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बनता है वो है M डैश XN प्लस M, यानी M डैश M को रिप्लेस करके, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है कॉम्प्लेक्स वो बनता है M डैश XN। इन अभिक्रियाओं के अध्ययन के लिए सामान्यतः काइनेटिक मेथड्स काम में लिए जाते हैं। यदि अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाकारी कॉम्प्लेक्स की सांद्रता पर ही निर्भर करता है तथा प्रतिस्थापी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पर निर्भर नहीं करता, तो अभिक्रिया की अणु संख्यता यानी मॉलिक्यूलरिटी होगी 1, और इसे SE1 संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरी तरफ, यदि अभिक्रिया का वेग मेटल कॉम्प्लेक्स की सांद्रता के साथ साथ प्रतिस्थापी अभिकर्मक की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, तो अभिक्रिया की अणु संख्यता 2 होगी, तथा ऐसी अभिक्रिया को SE2 संकेत से प्रदर्शित करेंगे। SE1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SE2 बायमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स तथा लिगेंड की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यदि कॉम्प्लेक्स के एक अथवा अधिक लिगेंड के स्थान पर बाह्य लिगेंड आ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को लिगेंड सब्स्टिट्यूशन अथवा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसे SN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। एक जनरल रिएक्शन आप यहाँ शीट पर देख रहे हैं, MXN प्लस Y, जिससे प्रोडक्ट बनता है M XN-1 Y प्लस X, यानी X को रिप्लेस करके Y वहाँ पर अपना स्थान बना लेता है। तो क्रियाकारक MXN से उत्पाद MXN-1Y बनने से पूर्व किस प्रकार के मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं, गतिज पक्ष से यह स्पष्ट हो जाता है। इन मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण धीमी गति से होता है, जबकि ये मध्यवर्ती यौगिक तीव्र गति से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। यानी जो इंटरमीडिएट बनता है उनका निर्माण तो धीमी गति से होता है, लेकिन इन मध्यवर्ती से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो तीव्र गति से अभिक्रिया होती है और फाइनली प्रोडक्ट उसमें बनते हैं। तो मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण की गति ही वास्तव में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की गति होती है। ये अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। डिपेंड करता है कि भाग लेने वाला क्रियाकारक किस प्रकृति का है। SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 मैकेनिज्म पहले पढ़ेंगे हम। अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकर्मक यानी कॉम्प्लेक्स
जो मेटल कॉम्प्लेक्स है MXN की सांद्रता पर ही निर्भर करता है तथा Y की सांद्रता परिवर्तन से अप्रभावी रहता है। अब ये अभिक्रिया SN1 जो क्रिया विधि है दो पदों में संपन्न होती है। पहला पद जो कि स्लो स्टेप है, धीमी गति से संपन्न होने वाला पद है। तो जो भी पद धीमी गति से संपन्न होता है वो किसी भी अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। तो इस आप पद में देख रहे हैं कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स है MXN ये धीमी गति से MXN-1 मध्यवर्ती बनाता है और X इसमें बाहर निष्कासित हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। सेकंड स्टेप में जो ये बना हुआ मध्यवर्ती है यानी MXN-1 है, Y के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और MXN-1 Y जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका निर्माण करता है। तो जो स्टेप फर्स्ट है वो मेन स्टेप है और जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट होकर निम्नतर समन्वय संख्या N-1 का इंटरमीडिएट कंपाउंड MXN-1 बनाता है। अतः इस जो क्रिया विधि है इसको वियोजनीय क्रिया विधि यानी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए। हम इसको पढ़ेंगे तो SN2 में देखेंगे। SN1 मैकेनिज्म जो है वो उसके मुख्य पद में यानी वेग निर्धारक पद में निम्नतर समन्वय संख्या N-1 का इंटरमीडिएट बन रहा है MXN-1, इसलिए इसे कहा जाता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और संकुल जो MXN-1 के निर्माण का वेग अर्थात अभिक्रिया का वेग कॉम्प्लेक्स MXN की सांद्रता के समानुपाती है। यहाँ आप रिएक्शन देख रहे हैं K1 यहाँ पर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड है SN2 मैकेनिज्म, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इस क्रिया विधि में जो आगंतुक लिगेंड है यानी जो आक्रमण करने वाला जो लिगेंड Y है वो क्रियाकारक संकुल से जुड़कर अधिक समन्वय संख्या N+1 का मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए वेग निर्धारक पद प्रथम पद होता है जिससे अधिक समन्वय संख्या का मध्यवर्ती यौगिक बनता है। अतः इसे एसोसिएटिव मैकेनिज्म अर्थात सहचर्य क्रिया विधि कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये इस SN2 मैकेनिज्म की। अब यहाँ आप देखें रिएक्शन में जो प्रथम पद है उसमें दो क्रियाकारी भाग लेते हैं, क्रियाकारक MXN तथा Y जो स्लो स्टेप है, धीमी गति से संपन्न होने वाला पद है, अतः ये वेग निर्धारक पद है। और इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है MXN-Y जो कि अधिक समन्वय संख्या का मध्यवर्ती यौगिक बनता है। इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है मैकेनिज्म को एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सेकंड स्टेप में आप देख रहे हो कि जो बना हुआ मध्यवर्ती है वो बहुत ही तीव्र गति से फाइनली X को बाहर निकालकर जो फाइनल प्रोडक्ट है MXN-1 Y का निर्माण करता है। और यहाँ आप इसकी जो वेग निर्धारक पद का आप इक्विलिब्रियम देख रहे हैं और K2 इसका साम्य स्थिरांक है। तो SN1 मैकेनिज्म कहलाएगा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्योंकि उसमें जो मध्यवर्ती जो बन रहा है वो लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर का बनता है। SN2 मैकेनिज्म जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म कहलाता है उसके अंदर इंटरमीडिएट अधिक समन्वय संख्या का बनता है।
थैंक यू स्टूडेंट्स। आप कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बाहर अनावश्यक कार्य के आप बाहर ना निकलें। सदैव मास्क का प्रयोग करें। हाथों को सैनिटाइज करें घर से बाहर निकलने से पहले, और आने के बाद अच्छे से हाथों को धोएं, और अपना और अपने परिवार का अच्छा ख्याल रखें। थैंक यू।